बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बदर हुसैन और आप देख रहे हैं बदर हुसैन ऑफिशियल। कहा जाता है कि उस्ताद और सड़क दो ऐसे किरदार हैं जो खुद तो वहीं पर रहते हैं लेकिन अपने पैरोकारों को हमेशा मंजिल मकसूद पर पहुंचा कर ही दम लेते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवा रहा हूं जो बैक वक़्त एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और एक बेहतरीन साइंसदान हैं। मेरी मुराद अब्दुल रऊफ हजरत साहब हैं जो एक अजीम उस्ताद के तौर पर जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आप अपना कोई तारीफी बैकग्राउंड बताएंगे। तो महाजिर हैं कश्मीर के, और वो जगह इतनी दूर नहीं है, रीछ पहाड़ी के पीछे ही जगह है खोड़ी कला। वहाँ हमारे बाबा रहते थे। जाए पैदाइश गुजरा पंजाब। सर कौन से साल आपकी तारीख पैदाइश? ये 21 अप्रैल 1962। आपके वालिद साहब की भी शहादत जो है ये 1971 में बताई जाती है, तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मैं उस वक्त 10 साल का था। जब उम्र बहुत छोटी हो, 10 साल की उम्र को इतनी बड़ी नहीं होती और वालिद साहब का साया सर से उठ जाए तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो आपने किस तरह की मुश्किलात फेस की? हमारे साथ बहुत 5वीं जमात में पढ़ता। 5वीं जमात का जो बच्चा है वो आप जानते हैं कि इतनी एज का होता है, छोटा सा ही होता है। उसके बाद ही जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, लेकिन अल्लाह ताला के ही फजल व करम से मैं इस नाम को पहुँचा के इस वक्त मैं अच्छा खासा आसानी से फसल खाता हूँ। जो मैं स्कूल में किसी में एंटर हुआ तो वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहुँच रहा था। आपने किसी उस्ताद का नाम याद हो? नूर मोहम्मद चौधरी मेरे वो उस्ताद थे उस वक्त, और एक उस्ताद साहब का नाम मोहम्मद सादक था। आप वापस जब आए उसके बाद कौन से स्कूल में दाखिल हुए? वापस यही हमारा पायलट स्कूल समानी है। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था जब समानी में आया और माइग्रेट होकर सर्टिफिकेट। ये जो उस वक़्त समानी का पढ़ाई का जो निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कितना बेहतर था? पढ़ाई का माहौल उसका दारोमदार ज़्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। सर मैट्रिक का और हाई स्कूल का इम्तहान आपने एक ही पायलट हाई स्कूल समानी से किया, और उसके बाद इंटर का इम्तहान आपने कहाँ से किया? वो भी इंटर कॉलेज समानी से। उसके बाद बीए का जो इम्तहान है वो आपने कहाँ से किया? ये मेंबर से डिग्री का। उसके बाद जब कोई सिफारिश भी ना हो और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा ना हो तो फिर सर्विस आपको बहुत जल्द मिल गई, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं चलता इधर, लेकिन अल्लाह ताला मुसब्बिब असबाब है। तो ग्रेजुएट बहुत कम ही होते थे और महकमा तालीम को भी बड़ी स्पेशल ज़रूरत होती थी तो बंदा उन्हें भेज जाए, तो इस लिहाज से कोई बड़ी दिक्कत पेश नहीं आई। इसके बाद आपकी पहली अपॉइंटमेंट जो थी वो कौन से स्कूल में थी? हाँ, पहली अपॉइंटमेंट मैं इसको कहूँ या मेरे ख्याल में पहली हुई है जो मैं पहले बाकी इतना करूँगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिम्बर में बतौर इफ्जी लाइब्रेरियन में हुआ था। अच्छा, आप डायरेक्टली सीनियर टीचर आए गवर्नमेंट हाई स्कूल बंडाला में, तो उस वक्त आपकी उम्र भी सबसे कम होगी, तो बाकी जो दूसरे साथी थे उनका आपके साथ रवैया कैसा था? नहीं, उनका रवैया बहुत अच्छा रहा है। पहली तनख्वाह आपको कितनी मिली थी और उसमें से आपने कितने पैसे रखे और कितने पैसे घर दिए? अगर मुझे याददाश्त का भी मसला है ना, बहरहाल थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 850 या इसके लगभग थी, 50 ना से ही कुछ 60-70, बहरहाल 800 और कुछ थी। तो उस वक्त जो सीधा साधा ज़माना था, उस वक्त पास रखने वाली बात नहीं हुआ करती थी, ना ही इस तरह की गुंजाइश थी। मैं सारे जाकर अपने वालदा साहब को दिया करता था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का भी हाथ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हाथ जो है ये वालदा साहब का? हाँ जी, बिल्कुल वालदा साहब का हाथ है। उन्होंने हर मकाम पर हौसला। अच्छा, जेब खर्च के हवाले से जब आप पढ़ रहे थे तो कितना जेब खर्च मिलता था, या मिलता भी था या नहीं मिलता था? हाँ, सवाल बहुत दिलचस्प है। मिला करता था, कोई एक हफ्ते में 4 आने मिला करता था। आपके जो रिश्तेदार थे इस पढ़ाई के दौर में या उस वक़्त के दौर में जब आप
सर्विस में नहीं आए थे, किसी ने कोई हेल्प की? हाँ जी, कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार जो हैं उन्होंने कुछ हेल्प भी की, हौसला अफजाई भी करते रहे। ये ईद भी आती है, दूसरे त्यौहार भी आते हैं, तो वाला साहब को बड़ी शिद्दत से याद आते होंगे। ये बिल्कुल आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बतौर खास इस वजह से भी कि उनके साथ हमारी आखिरी मुलाकात भी ना हो सकी। और कभी कभी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां ऐसी भी आती हैं जो इंसान को अंदर से बहादुर बना देती हैं। क्या यही वो वक्त था जब आप बहादुर बने? साफ जाहिर है कि बंदे पर वजन जब पड़ता है तो उसे उठाने की जब कोशिश करता है या वो उठा लेता है अल्लाह ताला के साथ से। होता तो सब खुदा जो है ये कांटों का बिस्तर है, एक कहता जिंदगी जो है ये फूलों की सेज है, तो आप क्या समझते हैं? फूलों की सेज भी हो सकती है, अगर हालात इस तरह के हों सेज वाले तो फिर सेज भी हो सकती है। अगर फूलों की सेज नहीं है तो फिर साफ जाहिर है कांटू भरी जिंदगी है। आत्मा बुद्ध के जो सूत है वो कि दुनिया दुखों का घर है और इस दुख की वजह ख्वाहिशात हैं। अगर इन ख्वाहिशात पर काबू पाएँ तो दुख मिट सकता है। ये इस तरह चलता जाता है। मैंने टीचिंग वाला जो काम है वो भी पूरे जम के पूरी दिलचस्पी से और दिलजमी से किया है और यही समझा है कि यही मेरा ओढ़ना बिछोना है, तो कोई किसी किस्म की परेशानी और टेंशन नहीं। और जब टीचिंग से हटकर नेक्स्ट जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली आ गई तो उस वक्त मैंने अपने आप को यही समझा कि मैं शायद बना ही इसीलिए हूँ। किसी खास वजह से इस महकमे में आए या नौकरी ही यही मिली? बस कुदरत ले आई। तो आपने सरफराज जो एक हमारा साथी था उसको मैट्रिक किस तरह करवाई? साहब जो है ना वो क्लास में कुछ कमजोर थे और साथ ही कुछ गहरा नहीं था। फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, कोई ना कोई इस पर असर करेगा तो कारगर होगा, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई फार्मूला ना कारगर हुआ। मैटर करना आपका काम है और पटवारी लगवाना है। सर तकरीबन आज से कोई 30 साल पहले आपने एक मशीन भी बनाई थी। उसका ख्याल जो है वो कहानी तो बहुत लंबी है, साइक्लो स्टाइल मशीन का वहाँ उसके फंक्शन काम करने का उसका तरीक़ेकार वहाँ लिखा। मैंने वो दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। यानी वो आइडिया आपने उस बुक से मैंने आइडिया। आप एक टीचर से ज्यादा एक अच्छे साइंसदान थे। मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाया है वो मैं किसी और लाइन पर चढ़ गया था, लेकिन ये भी जिस लाइन पर मैं चढ़ा हूँ उसको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से उसे चलाया। आपकी एक लेबॉर्ट्री भी है यहाँ। कहा जाता है कि आप समानी का जो स्टाफ है शायद इनके तौर तरीके या इनका तरीका तदरीस देखने के बाद कुछ मायूस हो गए थे, तो आपने 7-1.5 साल पहले जो रिटायरमेंट ले ली। ये एक मफरूज़ा है, ये कहाँ तक? ये मफरूज़ा तो मेरे ख्याल में ये आपने नहीं बनाया है, आपको भी ये मफरूज़ा कहीं से बनाया, मेरा अर्जित नहीं हुआ इस काम से। तो ये समानी तो मेरा होम स्टेशन था, इसमें निसफ से तो ज़्यादा तादाद मेरे स्टूडेंट मफरूज़ा ही है। इस मफरूज़े से ज़्यादा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने क्यों अर्जित बना था, सबने अच्छा काम की तारीख में शायद पहला गोल्ड मेडल लिया था, तो आपने वो गोल्ड मेडल जब लिया तो आपने कैसा महसूस किया? साफ ज़ाहिर है ये एक एजाज़ होता है। गोल्ड तो उसका नाम ही होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा गोल्ड। अगर कागज़ का बना हुआ भी टुकड़ा कोई ये कहकर किसी को देता है नाम के तौर पर कि ये गोल्ड मेडल है, तो साफ ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा एजाज़ है, इनाम होता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बंडाला को बहुत दुआम बख्शा। जितनी तरक्की आपके दौर में हुई इससे पहले कभी नहीं हुई क्या? में मैंने कोशिश की है, लेकिन वहाँ कुछ हालात ऐसे बन गए कि स्टाफ और आवाम का तामन मुझे ऐसा दिखाई देता था कि अगर ये स्टेप उठाया जाए तो ये आसानी से कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। कहा जाता है कि वालदा अपने बेटों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार रखती है। बेटे बेटियां जितने मर्जी बड़े हो जाएं उन्हें वो बच्चा ही समझती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो कानून फितरत है कि वालिदैन के लिए बच्चे जवान नहीं होते, वो छोटे छोटे रहते हैं। क्योंकि अच्छा सर, आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? कुछ ना मसरूफियात होकर भी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ सर जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और रिटायर में हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआएं करें। मेरे ख्याल में वालदा और उस्ताद की दुआ जो है वो कभी रायगान नहीं जाती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। साहब बहुत अच्छे टीचर थे हमारे दौर में। अखर साहब एक नहायत शफीक और मुखलिस टीचर थे कि अंग्रेजी आज तक याद है। जी माशाल्लाह, असर साहब भी बड़े अजीम उस्ताद थे, बहुत काबिल टीचर थे और बहुत प्यार करने वाले। स्टोरी अरे मेरे याद है। असर साहब ना बेटा चला जाना एक दिन चौकी
اساں کوئی چیکنگ کر رہے ساں گڈیاں دی، اس کو موٹر سائیکل سی نیرے موٹر سائیکل دے لے تھے. اسی میں کیا تو کتوں ہیں اس آخو بانی سی کس نہ بیٹھے ہیں روکنا. میں کرو اس نے چلان کر دیتا اس نے. اس نے کار دسیا بھی سرفراز ہے پولیس والا. اس روکیا، اس کس نہ بیٹھے ہیں روکنا. اس کرو چلان ہو گیا. اسر صاحب نے پیغام بھیجا شاباش میں بھی پڑھایا سی. میں کیا ہے اسر صاحب آخیا بھی کہ تھی جو میرا بیٹا ہے میں ادھر روکنا بیٹا ہے میں کون میں اتوں کا حسرت ہو میں ابدر ہوں حسرت ہوں میں کیا محترم پرنسپل ریٹائرڈ عبدالرؤف حسرت صاحب ہمارے دی موسٹ فیوریٹ ٹیچر جن کو میں کہوں گا، وہ ہماری ساری کلاس کے پسندیدہ ٹیچر، پرفیکٹ ٹیچر سر حسرت صاحب، کمال. حسرت صاحب ہماری فیملی کا فخر ہیں.